वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं? जैसा थंबनेल में देख लिया होगा, एक हम हिंदी साहित्य से रिलेटेड एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। एक तो आज जो बोर्ड्स हैं, आयोग हैं, उनका ना वो स्टैंडर्ड नहीं रहा कोई। टीजीटी एग्ज़ाम में पीजीटी से अप लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, कॉलेज लेक्चरर के लेवल के क्वेश्चन। तो हम एक कॉम्बिनेशन के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, और जो हम हिंदी साहित्य कंप्लीट पढ़ के जो साइडों में बच जाती है चीज़ें, और जिनमें से 8 से 10 क्वेश्चन आपको आराम से हर पेपर में, आज के दिन किसी भी स्टेट में, 10 हिंदी भाषी स्टेट है, किसी भी स्टेट की बात कर लें आप, टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ कॉलेज लेक्चरर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एचटेट हो या अपना यूपी में एलटी ग्रेड का हो, प्रवक्ता हो, राजस्थान में आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सब जगह इक्वल आपके लिए ये सहयोग होगा। ये 5 से 7 मिनट का सेशन होगा और इसमें 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इन क्वेश्चनों का ब्रीफ मैंने अपने लेक्चरों में बताया हुआ है। फिलहाल आप अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं कि आप इनमें कहाँ तक आपकी तैयारी जो कर रहे हैं उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं, कहाँ तक आप पहुँचे हैं तैयारी में। मैं आपके सामने क्वेश्चनों की सीरीज लेके आता हूँ, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे। आप अपनी तैयारी चेक करते रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन अपने सामने है, मैं कुंजी कहता हिंदी को, खुलता जिससे सामूहिक मन। 4 ऑप्शन है, इनमें से किसी एक कवि ने ये पंक्ति कही है, आपको बताना ये किसने कही है। आप 4 ऑप्शन है, इसमें से निराला है, महादेवी वर्मा है, प्रसाद है और पंत है। मैं कुंजी कहता हिंदी को, खुलता जिससे सामूहिक मन, ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। आप अपने हिसाब से कमेंट करते हैं ऑप्शन सही गलत का, बाद में जब 20 आपके हों तो उसमें आप अपना इवैल्यूएशन कर ही सकते हैं। उसमें कोई, आप किसी कागज़ में ले सकते हैं, उतार सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा का जादूगर किसे कहते हैं। अपना सवाल है, भाषा का जादूगर किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, मदन मोहन जोशी, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हरिऔध। अब देखिए, इसका ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। यही वीडियो फिर आधे घंटे से ऊपर की हो जाती है, इसलिए मैं फिलहाल आपको सिर्फ ऑप्शन तक ले चलता हूँ। मदन मोहन जोशी इसके सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। मदन मोहन जोशी ने, मदन मोहन जोशी को भाषा का जादूगर कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कलेक्शन किया मैंने। हिंदी का प्रहरी किसे कहते हैं। ऑप्शन भी बड़े लुभाने वाले हैं, फादर कामिल बुल्के, केशव चंद्र सेन, किशोरीदास वाजपेयी, पुरुषोत्तम दास टंडन। 4 ऑप्शन लुभावने लगते हैं आपको, और यहीं पे ना ऐसे क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, स्कोप हो जाता है। चलिए इसका उत्तर बता देता हूं मैं। पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है, और पुरुषोत्तम दास को राजऋषि की उपाधि प्राप्त थी। ये राजऋषि है, ध्यान रखना, ये राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन इनका पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी। ये किस विचारक ने, या इनमें से किस विद्वान ने ये बात कही, ये आपको बतानी है। कथन बहुत प्यारा है, और हिंदी एक्चुअल में ना, हिंदी का स्टेटस संस्कृत से निकला है, और वैसे भी संस्कृत माँ है, ये सही बात है। अब अंग्रेजी का जो प्रभाव बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, हालांकि उससे मतलब नकार तो नहीं सकते हम, जिस हिसाब से अंग्रेजीकरण हो रहा है वो एक अलग इशू है। पर हाँ, ये
हमारा सवाल है, ये किसने कही ये बात? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, डॉक्टर कामिल बुल्के ने ये बात कही। आप अपनी जो तैयारी करते हैं उसमें किन चीज़ों का कौन से कंटेंट पढ़ते हैं, ये आपका सिलेक्शन तय करते हैं। चलो अगला सवाल देखो, कवि सम्राट की उपाधि से किस आधुनिक कवि को नवाजा गया? 4 ऑप्शन है आपके पास, निराला, पंत, मैथिली शरण गुप्त और हरिओद। इनमें से किसी एक को कवि सम्राट की उपाधि मिली। इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी, हरिओद। क्या ना, भारतेंदु ने एक बार कहा कि हिंदी में समास नहीं है, खड़ी बोली में काव्य रचना नहीं हो सकती। तो हरिओद ने प्रिय प्रवास हिंदी का खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखा, बहुत प्यारा, और उसकी पंक्तियां हैं। इस महाकाव्य में राधा को एक ऐसी प्रेमिका के रूप में दिखाया गया और राधा के मुंह से एक पंक्ति कहलवाई है हरिओद जी ने, प्यारे जीवें जगहित करें गेहे चाहे ना आवे, यानी कि जिनसे हम प्रेम करते हैं वो जीते रहें, जन कल्याण के काम करते रहें, पास चाहे बेशक ना आए। तो इसलिए हरिओद जी को ये स्टेटस मिला, कवि सम्राट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। ये किसी एक विद्वान का ये है कथन। भारत के जितने भी स्कूल हैं ना, उनमें सब में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी ही चाहिए। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने ये बात कही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चनों का सिलेक्शन मेरा काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और मैं लगभग 2000 क्वेश्चन इस तरह के करा दूंगा एक सीरीज़ में। तो आप अपने हिसाब से रेगुलर आप चैनल चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें ना करें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको करना है तो करिए, पढ़ना है तो करिए, नहीं तो मत करिए। संविधान के किस भाग का शीर्षक राजभाषा है? ये संविधान में जो भाग हैं उनमें से किसी एक भाग का शीर्षक राजभाषा है और इसमें 3 भाग दिए हुए हैं, भाग 5, भाग 6 और भाग 17, और ऑप्शन डी है उक्त सभी भाग। आपको ये तो पता ही होगा कि राजभाषा से संबंधित ये तीनों ही भाग है। और जो मेरे लेक्चर मैं यूट्यूब पे मैंने डाले हुए हैं इस सेगमेंट के लेक्चर, वो आप देख सकते हैं। उसमें से आपको कोई भी चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी, कोई बचेगा नहीं आपको कोई पक्ष। तो इसमें रिलेटेड तो तीनों ही है, राजभाषा से रिलेटेड, लेकिन राजभाषा शीर्षक केवल भाग 17 का दिया हुआ है। जो संविधान का भाग 17 है जिसमें 343 से 351 तक के अनुच्छेद आते हैं, उस भाग को हम राजभाषा शीर्षक के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी संविधान से रिलेटेड है। मुंशी अयंगर फॉर्मूला के नाम से संविधान का कौन सा भाग फेमस है? एक संविधान का एक भाग है जिसे मुंशी अयंगर फॉर्मूला भी कहते हैं। इसका उत्तर ये तो आसान है, पिछला सवाल आपने देख लिया, तो इसका भी भाग 17 को ही मुंशी अयंगर फॉर्मूला और राजभाषा उसका शीर्षक है। ये आपको ध्यान रखनी चाहिए ये बात। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो केवीएस और डीएसएसबी टाइप के जो एग्जाम होते हैं ना, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस में जो एग्जाम्स होते हैं, पीजीटी हिंदी पोस्ट के अमूमन, टीजीटी भी, पीजीटी भी, या फिर नेट जेआरएफ लेवल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आयोगों की या बोर्डों की जो नज़र चल रही है ना, खोजी प्रवृत्ति के प्रश्न ढूंढ रहे हैं वो जा जाके साइडों में। हम जो पढ़ते हैं कंटेंट, वो हमें एग्ज़ाम में बैठते हुए ऐसा लगता है ये तो बेकार हो गया सारी पढ़ाई, मेहनत करते हैं पूरी उसके बाद भी। तो देखो, भारत में कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग की जो पद्धति है वो कौन सी पद्धति है? ये सारी पद्धतियां हैं, इनमें से कोई एक जो भारत में हम यूज करते हैं वो है। तो आपको
इसका ऑप्शन होगा रेमिंगटन पद्धति। ये आपको ध्यान रखना, भारत में रेमिंगटन पद्धति से टाइपिंग की जाती है। ये टेक्निकल बात है, लेक्चर में मैंने समझाई हुई है, यहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। ये पद्धतियाँ क्या होती है, कंप्यूटर में कैसे टाइपिंग होती है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें लेक्चर में आपको मिलेगी। ब्राह्मी लिपि का संबंध किस काल से है? इस तरह के क्वेश्चन जो आईएएस आईपीएस के एग्जाम, यूपीएससी पीसीएस एग्जाम हो गए, यूपी के, बिहार के, एमपी के, उनमें उस लेवल में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और उसमें भी जीएस में, जो प्रीलिम्स में जो GS1 जो पेपर होता है, उस पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये लिपि का, भाषा का सवाल भी है और ये इतिहास का सवाल भी है। और लेकिन अब जैसे वही बात है, अब जिस तरह से मोड चेंज हो रहा है पेपरों का और सवालों का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से तो ब्राह्मी लिपि का संबंध किस काल से है? तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ब्राह्मी लिपि का संबंध गुप्त काल से है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है अपना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लरिया या खलटाही किस बोली को कहा जाता है? जैसे गंगाधर शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर के दो नाम है, शक्तिमान और गंगाधर, उसी तरह से इनमें से किसी बोली के ये नाम भी हैं, लरिया या खलटाही। ये भी मैंने यूट्यूब जो ये सेगमेंट है शायद यूट्यूब पे नहीं डाला है, तो मैं डाल दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से डाला हुआ है बोलियों का। तो इसमें से छत्तीसगढ़ी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। लरिया या खलटाही छत्तीसगढ़ी बोली को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल अपने अच्छे स्तर के हैं। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स में। देखिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, 1871, 72, 73 और 74। इसका ऑप्शन है ऑप्शन से। 1873 में भारतेंदु ने कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। लेकिन इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, भारतेंदु ने किस पुस्तक में कहा कि हिंदी नई चाल में ढली, या भारतेंदु ने अपने किस लेख में कहा, या क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता। तो ये बात भारतेंदु की एक किताब है कालचक्र, ये ध्यान रखना, ये कालचक्र में ये बात कही, ये खास तौर से नोट करने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक ये सवाल देखिए, हिंदी शब्द का आज की स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ आप क्या मानते हैं? सबसे जेन्युइन मीनिंग है ना, आपकी नज़र में क्या है कि जेन्युइन मीनिंग की बात कर रहे हैं? देखो, एक तो क्वेश्चन में ना फैक्ट देते थे दरअसल, अब तो कहते हैं सर्वाधिक उपयुक्त। आपको वो चीज़ सोचनी है। देखिए, हिंदी राष्ट्रभाषा तो है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है, राजभाषा भी है, राजभाषा तो घोषित है, संविधान के अनुच्छेद में प्रावधान है, हिंदी को राजभाषा कहा गया है। विशेषण के रूप में हिंदी का इस्तेमाल अरबी लोगों ने किया ही है। हिंदी का मतलब हिंद का, जैसे जयपुरी रजाई का मतलब जयपुर की रजाई, वैसे हिंदी मतलब हिंद का व्यक्ति। जैसे हिंदी चीनी भाई भाई, इसमें हिंदी और चीनी भाषाओं की बात नहीं हो रही है, इसमें हिंदी हिंद का व्यक्ति है, चीनी चीन का व्यक्ति है, ये दोनों भाई भाई है, ये बात हो रही है। तो विशेषण के रूप में भी हिंदी है और द है मानक भाषा। तो ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सबसे उपयुक्त, सर्वाधिक उपयुक्त, आज हिंदी को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का दर्जा मिल चुका है खड़ी बोली के बाद। हिंदी ने जो खड़ी बोली से जो हिंदी बनी है अपनी, ये हिंदी आज मानक हिंदी हो गई है। और आज हिंदी का सबसे उपयुक्त ऑप्शन इसमें से आपका डी होगा, मानक भाषा। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी। लॉजिकल क्वेश्चन है, कई कई आते हैं लॉजिकल, जो सोचने की आपकी बात हो, आप कितना गहराई से सोच पाते हैं उस चीज़ को। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
निम्न में से महाकाव्य की आधुनिक कसौटियों में से डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कौन सी एक नहीं है? डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी का महाकाव्यत्व नाम से एक चैप्टर लिखा था कामायनी के अध्ययन की समस्याओं नामक पुस्तक में। एक पुस्तक लिखी थी कामायनी के अध्ययन की समस्या। उस पुस्तक में एक चैप्टर लिखा कामायनी का महाकाव्यत्व। उस चैप्टर में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा अब समय आ गया है, हिंदी के जो पारंपरिक प्रतिमान है, पुराने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे नष्ट हो जाने चाहिए और नए महाकाव्य की नई कसौटियों का निर्माण होना चाहिए। तब इन्होंने 5 कसौटियां बताई महाकाव्य की। देखो, इन्होंने उदात्त कथानक बताया था, सही बात है। उदात्त शैली भी सही बात है। उदात्त भाव, ये वैसे मैंने लेक्चर में समझाई हुई है, आप लेक्चर उसमें देख लेना। उदात्त नायक इन्होंने नहीं बताया, इसलिए सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इस सवाल का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। उदात्त नायक इन्होंने नहीं बताया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये महाकाव्य की कसौटी नहीं है, आधुनिक महाकाव्य की। अगला देखिए, अगला सवाल आपका है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार निम्न में से अर्थ परिवर्तन की कौन सी एक दिशा नहीं है? इस पे मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि ये लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। आप हिंदी आलोचना की हिंदी आलोचना का जो पहला लेक्चर है आप उसको देखोगे, उसके शुरुआती हिस्से में ही ये बातें मैंने बहुत गहराई से समझाई हुई है, सारी दिशाएं कौन कौन सी होती है, तो आप उसमें जाके उसको आराम से देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इनके ऑप्शन बता देता हूँ। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अर्थ परिवर्तन की अर्थ सहचर्य नहीं है, बाकी अर्थ विस्तार भी है, अर्थ संकोच भी है और अर्थ आदेश भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई ए रिचर्ड्स के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नहीं है। देखो, मूल्य सिद्धांत आई ए रिचर्ड्स का है, काव्य भाषा सिद्धांत भी उनका है, परंपरा सिद्धांत नहीं है, परंपरा सिद्धांत टी.एस. इलियट का है, और संप्रेषण सिद्धांत भी इनका है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अंत में आप कमेंट करके बताना सवालों का कलेक्शन कैसा लगा आपको। ये बड़ा प्यारा सवाल है। ऐसे सवाल तो बस, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें एक दो सवाल ऐसे नहीं, जैसे दुकान में ऑप्शन आते हैं ना, प्रत्यय उपसर्ग संधि से रिलेटेड जो आम जीवन में हम जिन शब्दों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं वो सब शब्द उठा के देते हैं एग्जाम में और ठीक ठाक घुमाते हैं। देखिए, दीपावली गलत है, दीपावली गलत है, दीपावली गलत है, दीपावली, ये ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आवली का मतलब होता है कतार, पंक्ति, और दीप का मतलब होता है दीपक, दीपक की पंक्ति। दीपावली का मतलब ये है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल 18वां क्या है? 18वां सवाल है, किस शब्द के एकाधिक सही संधि विच्छेद संभव है? ये सवाल मैंने जानबूझ के लिया, पर शायद है जहाँ तक संभावना है आप 10-12 साल बाद कहीं जाके इस लेवल पे पहुंचेंगे बोर्ड आयोग, अभी शायद नहीं पूछेंगे। किस शब्द के एक से अधिक और सही संधि विच्छेद हो सकते हैं, हमें ये बताना है। तो आपको ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है, शुरुआत में देखें लेकिन एक बार कंफर्म कर लेते हैं। चरण अमृत, इसमें तो ये दीर्घ संधि का और एक ही है, इसमें एक ही होगा, चरण प्लस अमृत, इसलिए इसका नहीं होगा। इसके हो सकते हैं, इसके हो सकते हैं दो। समझने की बात ये है, एक तो हो सकता है कुश प्लस आसन, इसका मतलब कुश का मतलब है डाब, डाब एक घास होती है खास किस्म की, उससे निर्मित आसन। एक इसका हो सकता है कु प्लस शासन, बुरा है जो शासन, ये न शासन, इसमें बुरा है जो शासन। अब इसमें दो हुए, लेकिन आपको बहुत गहराई से समझने की बात यह है, यहां तो दीर्घ स्वर संधि है, यहां पे संधि नहीं है, संयोग है केवल। क्योंकि संधि की परिभाषा है कि प्रथम पद का अंतिम
वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण मिलकर कोई विकार पैदा करते हैं। यहाँ विकार तो हुआ ही नहीं, कु और शासन, ऐसा कैसा कुशासन है, तो ये संयोग है, ये संधि में नहीं आएगा। हाँ, ये एक देखो, इसका क्या हो सकता है, छात्र प्लस आवास हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। क्या इसका ये हो सकता है, छात्रा प्लस आवास? छात्र का मतलब बॉयज स्टूडेंट से है और छात्रा का मतलब गर्ल्स स्टूडेंट से है। यहां आ प्लस आ से दीर्घ संधि हो रही है, यहां ए प्लस आ से, दोनों नियम इंप्लीमेंट होते हैं और ये दो संधि विच्छेद इस एक शब्द के सही हो सकते हैं। ये बात आपको गहराई से सोचने की है, ये ठीक ऑप्शन है। अब अपना सेकंड लास्ट सवाल आज का देखते हैं। देखिए, ये सवाल भी, खैर ये लेक्चर आप लोगे उसमें आपको क्लैरिटी होगी, यहाँ तो आप केवल मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, समझना हो तो आपको मैंने बताया आलोचना का मेरा टॉपिक है, उसमें आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। निम्न में से अर्थोत्कर्ष का उदाहरण नहीं है। अर्थ का उत्कर्ष का मतलब होता है, देखिए अर्थ पहले किसी गलत, कोई शब्द पहले गलत अर्थ के लिए प्रयोग में लाया जाता था, लेकिन अब वो पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं हम। नेगेटिव टू पॉजिटिव जो बदलाव हुआ है ये है अर्थ का उत्कर्ष होना, और जो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया है वो अर्थ का अपकर्ष हो गया है। दो बात समझने की थी। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, साहस शब्द जो है ये पहले गलत सेंस में प्रयुक्त होता था। साहस पहले क्रिमिनल लोगों के लिए यूज होता था, जो किसी की हत्या कर दे, मर्डर कर दे, बलात्कार कर दे, लूटपाट, चोरी, हत्या, डकैती, इस टाइप के जो क्रिमिनल लोग थे वो होते थे साहसी पहले। अब साहसी जो अच्छे भलाई के काम में जो साहस दिखाए, कहीं आग लगी, एक आदमी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए 4 बच्चों को बचाया, ये काम कहलाएगा साहस का। ये नहीं कि आग लगा कि 4 बच्चों को फेंक दिया। पहले फेंकने वाले को साहसी कहते थे, अब बचाने वाले को। चलिए अंतिम सवाल आज का। हाँ, निम्न में से अर्थापकर्ष का उदाहरण है। अर्थ का उत्कर्ष हमने पहले उसमें देखा था, अब अपकर्ष का उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, वैदिक काल में असुर का मतलब होता था देवता, और आज इसका मतलब हो गया है राक्षस। आपका द ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये भी आएंगे जब आप उस लेक्चर को समझोगे तो वहाँ आपको इन चीज़ों की और ज़्यादा गहराई से क्लैरिटी मिलेगी। तो मेरी तरफ से आज के सेशन के जो 20 सवाल थे ये कंप्लीट हुए। कमेंट करके बताना आपको सवाल कैसे लगे और आप कितने कर पाए, कितने % स्कोर रहा, क्योंकि आजकल जो आयोग, जो बोर्ड्स चल रहे हैं, जिस पैटर्न पे चल रहे हैं, वो इस तरह के सवाल, खोजी सवाल बनाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। ओके।